हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड इट्स लॉस। ये चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी समझ लगे, क्योंकि वो सभी चैप्टर इसके साथ रिलेट होते हैं। देखो जो बच्चों, जो मैंने लास्ट चैप्टर किया था उसमें हमने एक टर्म स्टडी की थी, उसका क्या नाम था? काइनामेटिक्स। ये क्या होता है बच्चों? इट टेल्स अस अबाउट द फॉर्म ऑफ ए मोशन, या फिर यह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें मोशन की फॉर्म के बारे में आइडिया होता है। मोशन की फॉर्म का क्या मीनिंग है कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, स्पीड की क्या वैल्यू, मींस हाउ फास्ट या हाउ स्लो, उसकी डायरेक्शन क्या है, या फिर उसका क्या डिस्टेंस हुआ है, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें हम मोशन की सिर्फ फॉर्म जा रहे हैं कि जो मोशन उसकी टाइप क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स। वो हमारा क्या होता है? काइनामेटिक्स। लेकिन इस चैप्टर में जो हम टर्म समझेंगे, फिजिक्स की जो ब्रांच समझेंगे, उसका क्या नाम होगा? डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? यह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के कोज के बारे में जानते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है ना, उसका रीजन क्या है। देखो, मेनली हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स लगी होगी, या अगर वह मोशन में भी नहीं है तो भी उसका रीजन फोर्स ही होगा। जो अभी तक हमने समझा हुआ है कि किसी बॉडी में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसकी स्टडी को, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स। इसमें हमने मोशन की फॉर्म के बारे में जाना कि मोशन हमारा किस प्रकार का है। इसमें हमने मोशन के कोज के बारे में जाना कि जो हमारा मोशन है उसका रीजन क्या। देखो, फोर्स क्या होती है अपनी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसका रीजन फोर्स ही है। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स क्या है? इट इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच मे और मे नॉट ब्रिंग काइनामेटिकल चेंज। फोर्स देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल लग रहा है जो उस बॉडी में कोई काइनामेटिकल चेंज लेकर भी आ सकता है और नहीं लेकर भी आ सकता। इस चेंज का मीनिंग क्या होता है? उसके मोशन की फॉर्म में हो सकता है कि फोर्स लगने से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो जाए। उसकी स्पीड चेंज है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, मोशन से रेस्ट में आ जाए, रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ऐसे अगर उसमें कुछ चेंजेस कोई चीज लेकर आ सकती है तो उस चीज का क्या नाम है? फोर्स। और ये जो फोर्स है ये जरूरी नहीं है कि उसमें चेंजेस आएंगे ही। देखो, मैंने स्पेशल लिखा है मे और मे नॉट। एग्जांपल के लिए, अगर मैं किसी साइकिल को धक्का लगाऊं उसमें तो ये चेंजेस आ जाएंगे, उसका वेट इतना नहीं है, उसका मास इतना नहीं है। वैसे मास और वेट डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि मास और वेट एक ही है, कि तो उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आ जाएंगे साइकिल में, सॉरी। लेकिन अगर हम किसी दीवार को धक्का लगाएं, दीवार का तो क्या होता है? भार बहुत ज्यादा है, उसको जितना हम पुश लाएंगे, जो भी हम फोर्स लाएंगे, उसमें ऐसे कोई चेंजेस आएंगे? नहीं चेंजेस आएंगे। मीन्स ये डिपेंड होता है बॉडी टू बॉडी कि उसमें वो चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन उस पर फोर्स तो लग रही है ना, मीन्स हम उस पर धक्का तो लगा रखे ना। तो तभी मैंने क्या लिखा है? इट इज ए पुश और पुल, कि किसी भी बॉडी पर जो पुश और पुल एक्ट हो रहा है, जो उसमें कुछ चेंजेस को लेकर आ भी सकता है और नहीं भी लेकर आ सकता, उन्हीं एजेंट्स का हमारा क्या नाम होता है? फोर्स। अब देखो, जो हमारी फोर्स है इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, आगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इनको शॉर्ट फॉर्म में देखो बच्चों, अब हम फोर्स के टाइप्स के बारे में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फोर्स की टाइप्स हैं वो सेम है जो हमने 8th क्लास में स्टडी की हुई है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। शॉर्ट में मैं आपको इनकी डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में समझा देता हूं। जो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तब उन पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है, उस फोर्स का क्या नाम होता है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जांपल के लिए हमारी मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? देखो, अगर मैंने इस दीवार को धक्का लगाना है, इस बोर्ड को धक्का लगाना है, तो पहले मेरा हाथ इसको छुएगा। ऐसे तो नहीं मेरे को ये हाथ में जादू मंत्र की शक्ति की ऐसे हिल जाएगा। पहले हमारे एक दूसरे के बीच कोई कनेक्शन होगा, कोई कॉन्टैक्ट होगा। ऐसी फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई कनेक्शन हो रहा हो, उस फोर्स का क्या नाम होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो हमारी मस्कुलर फोर्स है वो क्या होती है बच्चों? हमारी एक कॉन्टैक्ट फोर्स।
सेकंड इसमें हमने एग्जांपल की थी, आई थिंक आपने 8th क्लास में, फ्रिक्शनल फोर्स। यस, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है बच्चे, इनमें आपने क्या स्टडी किया था 8th क्लास में, कि जब ऑब्जेक्ट कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब उन पर जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स का क्या नाम होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। बात की है, देखो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती थी? उनके मोशन को अपोज ही करती थी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह भी तभी एक्ट हो रही है जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यह उसके मोशन को अपोज करेगी। तो इसके लिए भी दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी है। जितना अधिक एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी ही उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ये आपने 8th क्लास में स्टडी किया था। और जो हमारी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं वो फोर्सेज जिन फोर्सेज में ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कनेक्शन में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया था इसमें, जो भी हमारी फील्ड फोर्सेज होती हैं, देखो फील्ड फोर्सेज में क्या क्या आ जाता है बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में रख दो तभी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, अगर मैं दो चार्जेस को एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में रख दूं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तभी उन पर फोर्स लगेगी। एक दूसरे की कनेक्शन की तो जरूरत नहीं है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं इस मार्बल को एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस से गिरा दूं, इन दोनों के बीच कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी इस पर एक फोर्स एक्ट हो रही है। उस फोर्स का क्या नाम था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या होगी हमारी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल होगी। मींस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिन फोर्सेस के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आने की जरूरत नहीं होती। इससे बाद हम समझेंगे इसके एक और दो टाइप्स हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, मान लो इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जो इनका नेट सम आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है कि जहां पर इसकी जो नेट वैल्यू है, नेट इफेक्ट है, जीरो आ रहा हो, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस। जरूरी नहीं है कि इस पर दो फोर्सेस लग रही हो सकता है इस पर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हो। मान लो एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है, एक F4 है, ये मान लो F5, F6, F7। अगर इन सभी फोर्सेस का सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू F7 तक, इनका सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम इन सभी फोर्स को क्या कहेंगे? कि ये बैलेंस फोर्सेस हैं। और जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा, कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सभी फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो उनका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि फोर्स का मेन क्या होता था कि वह मोशन की फॉर्म को चेंज करती थी। इसमें अगर नेट फोर्स ही जीरो आ गई तो उसमें जिस टाइप का मोशन इनिशियली था वही रहेगा, वो चेंज नहीं। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, और जो हमारी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, सिंपल सी एग्जांपल है कि जिसमें हमारा नेट फोर्स की वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें हम जानते हैं कि 5 न्यूटन की आ जाएगी हमारे पास नेट वैल्यू। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन किधर का है, 5 न्यूटन किधर है, तो इनके बीच सब्ट्रैक्शन होगी ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें जो नेट फोर्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? हमारे पास 5 न्यूटन की आ रही है। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ये क्या होगी? हमारी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो बैलेंस फोर्सेस में क्या आएगा? हमारा वेक्टर सम जीरो होगा। जो हमारे अनबैलेंस फोर्सेस होंगी उनमें हमारा नेट सम क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है दो नहीं, इस पर और भी फोर्सेस लग रही हो। अच्छा, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट हूं थोड़ा आपके सामने ऐसे देख लिया, हाँ देख लिया, तो जो मेरे ऊपर फोर्सेस लग रही हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं बिल्कुल रेस्ट में हूं तो मेरे पास जो फोर्सेस है बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? तो ऑब्वियसली आप क्या आंसर देंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। और मेरे ऊपर क्या कोई एक फोर्स लग रही है? मेरे ऊपर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही है। क्या क्या मेरे ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं? अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मेरे शरीर में ब्लड फ्लो है, उसका एक अपना प्रेशर है, उसकी एक अपनी फोर्स लग रही है। और हम क्या देखें, मेरा सारा शरीर एटम से फॉर्म हुआ है, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। मेरे सिस्टम के ऊपर इतनी फोर्सेस लग रही हैं लेकिन फिर भी मैं स्टेबल हूँ। क्यों स्टेबल हूँ? क्योंकि ये सभी सिस्टम क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हो रहे हैं।
मीन्स कोई सिस्टम अगर स्टेबल है तो उस पर क्या होगा, उस पर जो सभी फोर्सेस लग रही होंगी वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर मैं चलने लग जाऊं तो क्या हो रहा है, मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं। जो तो देखो पहले मेरा सिस्टम क्या था, बैलेंस था, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे होंठ हिल रहे हैं या मैं यहाँ पर चल रहा हूं तो क्या होगा, या इसको मैं हिला रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में ये क्या था, बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे इसको मैं हिलाऊंगा ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, मीन्स अपने रेस्ट से क्या होगा, ये किसी मोशन में आ गया। तो ये तभी आएगा जब मैं इस सिस्टम को बैलेंस से अनबैलेंस कर दूं, मीन्स इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम कर दूं। ऐसी फोर्स जो किसी सिस्टम को बैलेंस से अनबैलेंस में चेंज कर देती है, उस फोर्स का ही क्या नाम होता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल सी एग्जांपल है बच्चों, 10 न्यूटन की फोर्स इधर को लग रही थी, 10 न्यूटन की इधर को लग रही थी, 5 न्यूटन को इधर को लग रही है, 5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब तो ये सिस्टम क्या है, बैलेंस, लेकिन बाहर से अगर मैं इसके ऊपर एक और फोर्स लगा दूं तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा अनबैलेंस। जिस फोर्स की वजह से ये सिस्टम अनबैलेंस हुआ है, उसी फोर्स का क्या नाम होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये हमने याद रखना है। इसी से हमारा रिलेट होगा गैलीलियो के कुछ एक्सपेरिमेंट, एरिस्टोटल की कुछ ऑब्जर्वेशन, न्यूटन के कुछ कैलकुलस, सभी इसके साथ रिलेटेड है। इनको जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट लगती है अपने नोट में लिख कर रख लो। आगे मैं आपको एरिस्टोटल और गैलीलियो की हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, जो डायनामिक्स की हमारी शुरुआत होती है, जो हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलती हैं, वो एरिस्टोटल के लॉज ऑफ मोशन से होती है। उसने हमें एक लॉ दिया, मीन्स अगर किसी मोशन का हो रहा है, अगर किसी में डायनामिक्स हो रही है तो उसका रीजन क्या है। तो उसने हमें क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रही है तभी तक वह ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। देखो उसने क्या कहा, अ बॉडी विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अ कंटिन्यू एफर्ट, या पर हम फोर्स भी कह सकते हैं, इज एक्टिंग ऑन इट टू डू सो, कि वह यूनिफॉर्म में ही रहे। देखो सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, कोई ठेला है हमारे पास, यह तभी तक मोशन में रहेगा जब तक इस पर लगातार एक फोर्स लगती रहेगी। उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे इस पर मैं फोर्स लगाने रुक जाऊंगा तो ये जो ठेला है हमारा रेस्ट में आ जाएगा। सिंपल हमने देखा ही है कि अगर मैं किसी ठेले को खींच रहा हूं तभी तक वह मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक फोर्स लग रही है। जैसे ही उस पर फोर्स लगनी बंद हो जाएगी तो ये ठेला भी रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो यही क्या था उसका लॉ ऑफ मोशन। लॉ क्या होता है, हमारा फिजिक्स का बेस, नेचर के चीज कि जिसका कोई मैथमेटिकल एविडेंस नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली हम समझा सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यही क्यों लॉ है, इसका कोई एविडेंस नहीं होता। ये नेचर के रूल। ओके, इससे आगे हमारे बच्चों के मन में डाउट होते थे कि क्या लॉ चेंज हो जाते हैं। यस, लॉ आर चेंजेबल, क्योंकि जैसे जैसे हमारे न्यू ऑब्जर्वेशंस आती हैं हमें लगता है कि नेचर के जो हमने रूल पहले सोचे थे इस एक्सपेरिमेंट पर वैलिड नहीं हो रहे, तो वह लॉ चेंज होकर उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो अगला लॉ आ जाएगा और वह लॉ तब तक वैलिड रहेगा जब तक उसको कोई चैलेंज ना करे। यह भी लॉ अबाउट 1000 ईयर से लेकर 2000 ईयर तक वैलिड रहा। उसके बाद गैलीलियो आया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको चैलेंज किया। वही मैं आपको समझा रहा हूँ उसके क्या एक्सपेरिमेंट थे। इसकी डेफिनेशन को नोट करो। देखो बच्चों, जिसने सबसे पहले एरिस्टोटल को चैलेंज किया कि आपने जो लॉ दिया है कि इसमें भी कुछ खामियां हैं, वो सबसे पहले था गैलीलियो। इसने एक इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया था। काफी सारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक्चुअल में इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, यह एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। थॉट एक्सपेरिमेंट का मीन क्या होता है बच्चों, जिस एक्सपेरिमेंट को हम मन ही मन सोच लेते हैं कि उसका रिजल्ट ऐसे होगा, उसकी वैल्यू जैसे मैं आपको बोल दूं कि 28 into 5, तो आधे बच्चे सोच लेते हैं कि डायरेक्टली उनको याद होती है इसकी वैल्यू। आधे बच्चे सोचते हैं कि पहले 20 into 5 हो जाएगा, फिर 8 into 5 हो जाएगा, फिर उनका सम हो जाएगा। ये हमने मन में ही सोच लिया ना। ऐसे अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को और उसके ऑब्जर्वेशंस को, उसके रिजल्ट को हम मन में ही सोच लेते हैं और उसका एक निष्कर्ष निकाल देते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसकी कोई पक्की एविडेंस नहीं है। उसका एक्सपेरिमेंट समझो, उसने क्या कहा और उसने किस वजह से कहा कि जो एरिस्टोटल का लॉ है उसमें कुछ खामियां हैं। देखो उसने क्या कहा कि मान लो मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, मान लो सिंपल कोई प्लेन, जैसे मेरे स्लाइडर नहीं होते कि जिस पर चीज ऊपर से नीचे भी स्लाइड हो सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। ओके, ऐसा कोई उसने इंक्लाइन प्लेन सोचा।
उसने क्या सोचा कि अगर मैं इसको, इस गेम को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकू इस इंक्लाइंड प्लेन पर, तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी समझा था कि यह गेम एक्सेलरेटेड होती रहेगी। मींस इसकी जो स्पीड है वह इंक्रीज होगी। और यहां पर अगर मैं कोई एक और इंक्लाइंड प्लेन रख दूं तो नीचे आकर इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, फिर यह इस स्लाइडर के ऊपर जाएगा, ऊपर जाते वक्त इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो फिर से समझो, सिंपल सा उसका एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर यह स्लाइडर से यह गेंद ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आते वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वह तब इसका रीजन नहीं जानता था कि इसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया हमें न्यूटन नहीं दिया था, गैलीलियो नहीं दिया था। ये भी इसकी एक ऑब्जर्वेशन है, देखना। हाँ देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज होती रहेगी। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। तो उसने क्या सोचा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, आप मेरा स्लो वाला वीडियो देख सकते हो, लास्ट वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप क्या होगी हमारी 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो स्लोप हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर यह एंगल 90 डिग्री से कम हो तो हमेशा स्लोप हमारी पॉजिटिव होती है। तो उसने क्या सोचा कि अगर तो स्लोप नेगेटिव है, मींस ऐसे है, और यह ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इस स्लोप पर क्या हो रही है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी कंटिन्यूसली स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। तो उससे एक उसके मन में विचार आया कि अगर स्लोप हो ही ना, अगर यह स्लोप ना होती, यह टोटली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता, तो क्या इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज या कोई स्पीड में चेंज आता। तो उसने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई चेंज आए। देखो हमने क्या बताया था अरिस्टोटल ने कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, वह तभी तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। लेकिन हमने गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या समझाया कि ऊपर से नीचे आने पर स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर जाने पर स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर यह स्लोप हो ही ना, इसको मैं टोटली हॉरिजॉन्टल रख दूं तो हमें मैथ क्या बताएगा, देखो स्लोप इंक्रीज होने से, देखो स्लोप की ऐसे ऊपर से नीचे आने से स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर जाने से स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये ऊपर नीचे का सिस्टम ही हमारा डिस्ट्रक्ट हो जाए, मैं इसको बिल्कुल प्लेन रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें ना तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए ना ही डिक्रीज होनी चाहिए। मींस चाहे इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी ना रही हो, फिर भी इसे लगातार यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। इसको उसने थोड़ा सा और इंप्रूव किया। उसने क्या इंप्रूव किया, देखो आगे उसने क्या सोचा इसको, कि उसने क्या देखा कि अगर इसके दोनों की मैं हाइट इक्वल रख रहा हूं और यह जो दोनों इंक्लाइंड प्लेन है ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस है। देखो हम टोटली तो फ्रिक्शनलेस नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी बहुत तो फ्रिक्शन होगी। इसने जितना इनको स्मूथ हो सकता था उसने उतना इसको स्मूथ रखा। तो उसने क्या बताया, देखो जितनी हाइट से नीचे ड्रॉप हो रही है उतनी हाइट पर ऊपर जाएगी। अगर इन दोनों की हाइट मैं सेम रख रहा हूं और इन दोनों का एंगल ये मैं इक्वल रख रहा हूं, मींस इन दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जो एंगल्स हैं वो दोनों में इक्वल रख रहा हूं, तो इन दोनों की इन पॉइंट के ऊपर हाइट हमारी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही इसको तो मैं सेम रखूं और ये जो हमारा सेकंड वाला है इसकी हाइट को मैं डिक्रीज करना शुरू हो जाऊं, मींस इसका जो एंगल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो मैं क्या देखूंगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर उतने ही ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगा। मान लो पहले 5 मीटर से ड्रॉप हुआ था, जब तो हाइट इक्वल हाइट थी, तब इधर को भी गेंद 5 मीटर पर ही आ रही थी, जब ये दोनों हम कह सकते हैं या फिर हमारे एंगल इक्वल थे। लेकिन जैसे ये एंगल हमारा कम होगा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, यह गेंद ज्यादा दूर तक जा रही थी। जैसे जैसे यह एंगल हमारा कम होता जा रहा था वैसे वैसे ये गेंद का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ओके, हम देख भी सकते हैं। देखो अगर तो देखो बिल्कुल सीधी दीवार हो
तो यहाँ पर गेंद को ऊपर भेजने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी, इसका डिस्टेंस इतना नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन हो तो ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगी। जैसे जैसे हमारी स्लोप कम होती रहेगी वैसे वैसे जो हमारा डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता रहेगा इस दीवार के ऊपर। देखो उतनी ही फोर्स इस पर जा रही है, उतनी फोर्स इस पर, उतनी फोर्स इस पर, उतनी फोर्स इस पर, उतनी फोर्स इस पर। तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन आई कि सेम फोर्स के लिए इस प्लेन के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है ना उसका ज्यादा आ रहा है। तो उसने सोचा कि इसका क्या रीजन है कि सेम फोर्स के लिए इस प्लेन के लिए जो उसका डिस्टेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो उसने इसका क्या रिजल्ट निकाला कि जैसे जैसे हमारा ये प्लेन स्मूथ हो जाएगा, अल्टीमेटली बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं। क्योंकि देखो यहां पर आकर रुक गया था 5 मीटर पर, मान लो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30, लेकिन जैसे ये एंगल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, टोटली प्लेन हो गया। तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसने क्या सोचा कि यह ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, अगली बार ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ऑब्जेक्ट पर रखा, तो यह ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चलता रहा। लेकिन उसने देखा कि फिर भी उसकी वह आगे जाकर रुक गया। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन तो ये बता रही है कि जैसे ही एंगल बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इसको रुकना नहीं चाहिए, तो ये क्यों रुक गया। तो उसने उसका रीजन क्या ढूंढा कि इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो उसने क्या बताया कि अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो ये जिस स्पीड में था, जिस मोशन से ये जा रहा था, जितनी ये स्पीड से जा रहा था, ये उतनी ही वेलोसिटी या उतनी ही स्पीड में जाता रहेगा। मींस ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अगर मैं इसको किसी फ्रिक्शनलेस टेबल या कोई प्लेन पर मैं रख देता। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इसी से उसने हमें एक वर्ड दिया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, हर चीज की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो जिस इनिशियल स्टेट में है उसी इनिशियल स्टेट में रहने की ट्राई करती है। हर चीज में यह एक एबिलिटी होती है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह लगातार मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल हो रहा है उसकी वही डायरेक्शन रहेगी जब तक इसको रोकने के लिए कोई ऑपोजिट या फिर कोई डायगोनल या कोई भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जितनी स्पीड से ट्रेवल हो रहा है वो भी उतनी रहेगी, डायरेक्शन भी इसकी उतनी ही रहेगी। यही हमारा क्या होता है, इनर्शिया। आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे तो नोट कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, हम इनर्शिया के बारे में समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट। कि यह हर बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी इनर्शिया स्टेट में रहती है, इनिशियल स्टेट में रहती है। सॉरी, देखो डेफिनेशन को लिख लो। इट इज एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट। कि वह जिस इनिशियल स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की एबिलिटी का ही क्या नाम होता है बच्चों, इनर्शिया होता है। अभी मैंने आपको गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बताया ना, उसने क्या हमें समझाया कि अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो वह जैसे ही हमारे इंक्लाइन प्लेन से गेंद नीचे उतरेगी और आगे हॉरिजॉन्टल हो, देखो अगर तो ऊपर की जाएगी तो कोई ना कोई इस पर फोर्स एक्ट करी होगी। वह जानता नहीं था कि वह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन इतना वह समझ गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई इंक्लाइन प्लेन में होती है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, लेकिन अगर वह हॉरिजॉन्टली होती है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती एक्सेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन वह सिर्फ उसको आइडिया था। इसको इस फोर्स को जिसने नाम दिया था उसका क्या नाम था, इज़ैक न्यूटन। उसने क्या बताया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसने हमें क्या बताया, देखो कि अगर कोई गेंद हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जा रही हो और टोटली फ्रिक्शनलेस हो, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, ना तो हवा की रेजिस्टेंस हो ना ही उस पर कोई जमीन की रेजिस्टेंस हो, तो वह उसी यूनिफॉर्म मोशन से आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। उसकी जो स्पीड है वह डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर वह 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो उसकी लगातार जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वह जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, जिस डायरेक्शन में भी वो ट्रेवल हो रही है वो भी डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसी हर चीज में एक एबिलिटी होती है। उसी एबिलिटी का उसने क्या नाम बताया, इनर्शिया। तो यह है जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, अरिस्टोटल से टोटली डिफरेंट था। उसको पहले चर्च से निकाला गया, रोम शहर से बाहर निकाला गया, उसको जेल में रखा गया।
लेकिन जो रेवोल्यूशनरी होते हैं उनके साथ ये हमेशा होता ही है कि उनको पहले जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं उनका सामना करना होता है। लेकिन उसकी ये जो खोज थी उसने हमारी जो थिंकिंग का जो हमारा स्तर था यहाँ से यहाँ तक ले गया। इसके बाद ही न्यूटन के एक्सपेरिमेंट आए, इसके बाद ही हमारे फेराडे, मैक्सवेल, क्या क्या हमारे पास साइंटिस्ट आए, ये सभी इसी के ऊपर बेस्ड था, उसके सिंपल से एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वह हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, और उसकी उस एबिलिटी का कि वह उसी स्टेट में रहे, उस एबिलिटी का क्या नाम होता है? इनर्शिया होता है। अब देखो, इनर्शिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन सभी का मीनिंग समझो बच्चों। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी क्या ट्राई होगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जांपल के लिए सिंपल सी बात है, मेज पर कोई बुक रखी हुई है तो उसकी क्या ट्राई होगी कि मैं ऐसे ही रहूं, वो हिलेगी नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी भी होगी कि अगर उस पर कोई थोड़ी बहुत फोर्स लग भी रही है कि वह उस फोर्स से अपने आप को डिस्टर्ब ना करे, अपने आप को अनस्टेबल ना करे, अपने आप को बैलेंस्ड ही रखे। यह हर चीज में एक एबिलिटी होती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास कोई सुंदर सी गाड़ी है, इसमें पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर हमारे यहाँ पर होगा, ये सुंदर सी ड्राइंग है, ऐसी लंबी ड्राइंग को देखो। जब ये रेस्ट से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? देखो, रेस्ट से स्टार्ट होने पर सभी जो पैसेंजर्स है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाए तो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा होता है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारी ट्रेन कोई भी व्हीकल हमारा स्टार्ट होता है। उसका रीजन क्या होता है? देखो, जो हमारी लोअर बॉडी है वो तो हमारी व्हीकल के सरफेस के साथ छू रही है, तो मीन्स उस पर तो उसे वक्त फोर्स लग जाएगी और उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो हमारा ऊपर बॉडी है, शरीर का ऊपर का हिस्सा है, उसके वो अभी भी रेस्ट में है, और उसकी क्या ट्राई होगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं। उस पर तो फोर्स लेट लगेगी ना, पहले टांगों पर, फिर उस पर, फिर ऐसे, तो उस पर फोर्स लेट लगेगी। तो उसकी क्या ट्राई होगी कि मैं जिस स्टेट में हूं उसी स्टेट में रहूं, तो हमारा शरीर बैक हो जाएगा और हमारा निचला हिस्सा आगे की तरफ निकल जाएगा। तो हमें क्या लगता है कि एकदम कोई भी व्हीकल स्टार्ट होने से हम बैक की तरफ जा रहे हैं। यह तो एग्जांपल होगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एक और एग्जांपल आती है कि कोई पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट लग रहे हैं, अगर मैं उनको जोर जोर से हिलाऊं तो फ्रूट ऊपर से नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रूट और पेड़ के बीच कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एकदम से उसके ऊपर फोर्स उतनी ही ट्रांसफर हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही हम पेड़ को हिलाएंगे, पेड़ तो हमारा मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो उस पर फ्रूट लग रहे हैं उनकी क्या ट्राई होगी कि हम रेस्ट में ही रहे। अगर वो रेस्ट में ही रहेंगे तो देखो, पेड़ ऊपर से मोशन में आ गया, फ्रूट हमारा रेस्ट में है, तो उनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जो स्टेम होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं, वहां से टूट कर हमारा क्या है, फ्रूट नीचे आ जाएगा। और क्या होती है, आपने अपने घरों में देखा होगा, जो हमारी रजाई होती हैं या जो भी हमारे होते हैं ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको हमने झाड़ना होता है, तो एक स्टिक लेकर हम जोर जोर से उसके ऊपर मारते हैं, तो उसमें से जो भी डस्ट होती है, रेत होती है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है? जैसे हम किसी कंबल को स्टिक से मारते हैं तो जो हमारा उसका क्लॉथ है वो तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो उसमें डस्ट है वो तो रेस्ट में रहेगी ना। जो हमारा क्लॉथ है वो तो ऊपर नीचे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो डस्ट है वो तो उसमें वाइब्रेट नहीं होगी, वो वहीं पर रह जाएगी, वो ऊपर या नीचे की रह जाएगी, और हमारा जो क्लॉथ है ऊपर नीचे की तरफ आ जाएगा और मेरी डस्ट उसमें से बाहर निकल जाएगी। ये सभी एग्जांपल्स आ जाती हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। और भी एग्जांपल्स है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना। आपको अगर इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इससे आगे क्या है बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली किस मोशन में है, किसी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह उसी मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इसमें मैं आपको इसके एग्जांपल समझा देता हूं। अब ये गाड़ी हमारी ऑलरेडी मोशन में है, मैं उसके साथ बैलेंस हो गया, अब मेरी बैक पीछे की तरफ नहीं जा रही, मैंने अपने आप को गाड़ी के मोशन के साथ अपर हिस्से को बैलेंस कर लिया। लेकिन जैसे ड्राइवर एकदम ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? हमारा शरीर आगे की तरफ जाएगा, ऐसा होता है ना।
ये सभी जो पैसेंजर्स हैं आगे की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, इसका रीजन क्या है, सेम रीजन है। निचला हिस्सा तो मेरा जो हमारा व्हीकल की सरफेस है उसके साथ छू रहा था, वो तो उसी वक्त रेस्ट में आ जाएगा। फोर्सेस को ऊपर आने में टाइम लगेगा, मेरा ऊपर का हिस्सा अभी भी मोशन में है, तो उसका क्या इनर्शिया, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसकी क्या एबिलिटी है कि मैं उसे मोशन में रहूं। ओके, तो हमारा शरीर आगे की तरफ जाएगा, फिर हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर उन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं कि हमारा शरीर आगे की तरफ ना जाए। इसलिए आपको हमेशा हिदायत होती है कि गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगा कर रखें, जो हम सुनते नहीं है। ओके, सीट बेल्ट लगाने का यही रीजन होता है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी मोशन में हो, एकदम ब्रेक लगे, तो हमारा शरीर इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ आएगा, वो हमें सीट बेल्ट आगे जाने से रोकती है कि ताकि हमको कोई चोट ना लगे। ओके, मोशन की और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे, आप खुद से देख लेना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बच्चों क्या एग्जांपल आएगी, ये आपने कभी देखा है कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं कि कोई गाड़ी है, उसके ऊपर दुनिया भर का हमने वेट रख रखा है, जब तक तो ये गाड़ी मोशन में रहेगी तब तक जो उसके ऊपर वेट रखा है वैसे ही स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कोई शार्प टर्न देती है तो कई बार क्या होता है, यह ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है, हमारा वेट ऊपर से नीचे आ जाएगा। जो भी इस पर कोई हमने कोई अटैची रखा है, जो भी हमने कोई चीज रखी है, सूटकेस रखा है, वो क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि देखो यह लीनियर डायरेक्शन में पहले मूव हो रहा था, गाड़ी ने एकदम टर्न लिया, इसकी क्या ट्राई होगी, इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा कि जिस डायरेक्शन में मैं पहले चल रहा था उसी डायरेक्शन में मैं चलता रहूं। इन दोनों के बीच कोई पक्का कनेक्शन तो नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो हो सकते हैं ना। तो क्या होगा, जैसे ही गाड़ी हमारा एक शार्प टर्न लेगी, यह जो उसका वेट है ऊपर से नीचे आ जाएगा, मीन्स ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल है। नहीं, जो हमने लास्ट चैप्टर में की थी यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसकी भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लो कोई उंगल है मेरी, उंगली पर मैंने कोई वेट को किसी थ्रेड की सहायता से बांधा हुआ है, जैसे जैसे मैं उसको रोटेट करूंगा वैसे वैसे वो वेट भी क्या होता रहेगा, हमारा रोटेट होता रहेगा ऐसे में। लेकिन जहां पर भी ये हमारा थ्रेड बाय चांस ब्रेक हो गया, मैं क्या देखूंगा कि जो उसमें मैंने वेट बांधा हुआ है, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट उस पर बांधा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, वैसे घूमकर नहीं जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई चीज है, आप उस चीज को धागे के साथ बांधना, फिर अपनी उंगली से बांधना, जैसे ही आप उसको रोटेट करोगे और बीच में से अगर धागा टूट जाए, अब थोड़ा सा धागा वीक रखना, जानती होती है कि ये इतनी रोटेशन के बाद टूट जाएगा, तो आप क्या देखोगे कि जो उस पर आपने वेट बांधा हुआ है वो कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा, वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहां से टूटा तो यहां से हमेशा एक लीनियर, मीन्स वो जिस डायरेक्शन से टूटा उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस पर तभी तक इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वह सर्कुलर मोशन में था जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी। जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगनी रुक जाएगी तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव होना शुरू हो जाएगा, जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, यहाँ पर थी तो यहाँ पर। तो ये सभी एग्जांपल आ जाती हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे देखो बच्चों का सवाल आता है, क्या इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं? इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच इनका कंपैरिजन कर सकते हैं इनर्शिया से। देखो किस प्रकार से, ये मेरे हाथ में मार्कल है, इसको हिलाना हो ऐसे हिला दूं, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ, ये लिया है मेरा बोर्ड है, इसको मैं ऐसे हिला दूंगा? नहीं। क्यों? इनर्शिया तो इसमें भी है, इनर्शिया तो इसमें भी है, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि इसका मास ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एबिलिटी है अपने इनिशियल स्टेट में रहने की। इस मार्कल में मास कम है, एबिलिटी तो इसमें भी है कि वह अपनी इनिशियल स्टेट में रहे, लेकिन इसमें वो एबिलिटी इससे कम है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है बच्चों, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अभी ये मैं साइन आपको बाद में समझाऊंगा, ऐसे लिख लो, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। डायरेक्टली का क्या मीनिंग हो गया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे इनर्शिया भी उनका इंक्रीज होता रहेगा। सिंपल से एग्जांपल है, एक मेरे सामने ट्रेन आ रही हो, उतनी स्पीड से साइकिल आ रहा हो, साइकिल को मैं आसानी से रोक दूंगा, ट्रेन
मुझे अपने साथ ही ले जाएगी, फिर भगवान के पास ले जाएगी, ऐसा होगा ना। क्योंकि बेशक दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, लेकिन ट्रेन का इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। ट्रेन का इनर्शिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट में जितना अधिक मास होगा उसमें उतने अधिक क्या होगा बच्चों, इनर्शिया होगा। आई थिंक इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। इससे ही न्यूटन ने इनकी गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन से अपना फर्स्ट लॉ दिया था, वो क्या हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसको मैं आगे समझा रहा हूं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो लिख कर रखें। तो देखो बच्चों, अभी हमने गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन समझी, इनर्शिया को समझा, उसकी उसी ऑब्जर्वेशंस को न्यूटन ने मोशन के लॉ में चेंज किया। लॉ का मीनिंग अब आप समझते हो, नेचर कि जिसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके हमारे पास प्रैक्टिकली एग्जांपल्स होंगे कि ये ऐसा ही होता है। और ये लॉ मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो ये नहीं समझा कि ये हमेशा ही वैलिड रहेंगे। जैसे ही कोई हमारे पास नया एक्सपेरिमेंट आएगा जहां पर हमें लगेगा कि ये लॉ हमारे लिए ठीक नहीं है, उस पर ये डेफिनेशन ठीक नहीं होगी, तो ये लॉ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, उसने हमें क्या बताया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम जो हमने इनर्शिया में समझा था कि कोई बॉडी तब तक रेस्ट में ही रहेगी या स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होता ही रहेगा अगर वह किसी मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, सिंपल सी देखो बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी जब तक उसको हिलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये सेम डेफिनेशन इनर्शिया के साथ रिलेट हो रही है ना, तभी इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी एग्जांपल्स अभी हम इतनी डिस्कस कर चुके हैं इनर्शिया की। आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये हमारे हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और लॉज में से हैं। ये जो हमारे लॉ हैं ये अबाउट 300 से लेकर 400 ईयर्स तक वैलिड रहे हैं। इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो इनका बेसिक कंसेप्ट है आज भी काफी यूजफुल है। ओके, लेकिन वो हमें सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ न्यूटन के मैकेनिक्स है। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, मोमेंटम, इंपल्सिस, उसके क्या यूजेस हैं, क्या है, वही क्यों। देखो न्यूटन के सेकंड लॉ का हमने उसमें समझेंगे वही हमारा मोशन का क्या होगा, रियल लॉ होगा। उसी से हमारे सभी लॉ हमारे ड्राइव हो जाएंगे। वो कैसे होंगे कैसे नहीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के जो टॉपिक हैं इसको ध्यान से लिख लो। लेकिन आप बच्चों से एक शिकायत है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट नहीं लिखते। जो फिजिक्स एंड 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली समझ लो, आपको 9th क्लास की फिजिक्स तभी समझ लगेगी अगर आप डाउट मुझसे पूछोगे। अगर आपके डाउट नहीं होंगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जितने अधिक डाउट होंगे उतना ही मैं समझता हूँ कि बच्चा कंसेप्ट को डीपली समझ में रहा है। अगर आपको ऐसे ही रखोगे तो मैं क्या समझता हूँ कि बच्चे को आई थिंक समझ में नहीं आ रही चीज। ऐसा ना हो। अगर आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई चीज रॉन्ग लिख रहा हूँ, आपको रॉन्ग एग्जांपल दिए इसमें ये नहीं हो, वो भी आप नीचे मेंशन करो ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। ओके, थैंक यू बच्चों।